हेलो दोस्तों, जय हिंद। गुड इवनिंग। आपके समक्ष मैं आज भारतीय इतिहास के अध्ययन को सरल हेतु काल निर्धारण लेके आया हूँ। हम मूल रूप से जब भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं या किसी भी दूसरे सभ्यता का इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें काल निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे अध्ययन को सरल करता है। मोटे तौर पर भारतीय इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के कालखंडों में बांटा गया है। लेकिन अगर उसको हम सूक्ष्म तरीके से देखते हैं, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से देखते हैं, तो इस काल निर्धारण के अतिरिक्त भी इस प्राचीन भारत के भाग को, मध्यकालीन भारत के भाग को या आधुनिक भारत के काल को विभिन्न खंडों में बांटा गया है, जो अध्ययन की दृष्टि से काफी ही सुगम होता है और हमारे यादाश्त के लिए भी बढ़िया होता है। हम चीज़ों को समझ पाते हैं, बिंदुवार देखते हैं। तो इतिहास तो बहुत पुराना चीज़ है, लेकिन जो इतिहास जो हमारी सभ्यता से साफ जुड़ा हुआ है, मूल रूप से हमारा इतिहास जो सिंधु घाटी परिप्रेक्ष्य में आता है, जहाँ से भारत के एक प्रामाणिक इतिहास का दौर शुरू होता है। उसके पहले का भी इतिहास था, नौपाषाण कालीन या दूसरे उसके पीछे चल जाइए तो, लेकिन मूल रूप से हम यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास से आगे की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, उसका काल निर्धारण में विभिन्न विद्वानों में कई मतभेद हैं, लेकिन मूल रूप से फाइनली अधिकांश विद्वान इस मूल बात पर सहमत हो गए हैं कि इसका काल निर्धारण 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। इस बिंदु पर अधिकांश विद्वान जो है सहमत हैं कि हमारा काल निर्धारण यह सही है। विदेशी विद्वान हो चाहे भारतीय विद्वान, इस मत से पूर्ण रूप में सहमत हैं। हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था, जो नगरीय सभ्यता थी, वो आपका वही समय है। उसके बाद का इतिहास 200 सालों का इतिहास, जो मूल रूप से अंधकार युग में माना जाता है कि वो अंधकार युग में चला गया, उसको मूल रूप से इतिहास 1750 से 1500 ईस्वी पूर्व का इतिहास बहुत कम मिलता है। हम उसके बाद आ जाते हैं आपको 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का इतिहास। ये जो हमारा है ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना हमारे इसी काल में हुई है। इसको कहीं कहीं वैदिक काल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि मूल रूप से रचना हमारा ऋग्वेद का रचना इसी काल में हुआ है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के काल तक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारा आ जाता है उत्तर वैदिक काल आ जाता है, जो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चला है। इसमें हमारे जो ऋग्वेद के बाद जो 3 वेद हमारे बचते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद आपका यजुर्वेद, इसकी रचना इसी काल में हमारा हुई है। यह उत्तर वैदिक सभ्यता काल कहा जाता है। इस काल में हमारे लोहे का आविष्कार हो चुका था, एक नई क्रांति हो चुकी थी, लोग तलवार वगैरह बनाने लगे थे। उत्तर वैदिक काल का मूल चीज था बदलाव का। उत्तर वैदिक काल के बाद अगर हम आगे आते हैं तो उत्तर वैदिक काल हमारा आ जाता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का जो समय है हमारा, वो आ जाता है उत्तर वैदिक काल आ जाता है। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के समापन के उपरांत महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल का समय 600 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक है। इस काल में बौद्ध और जैन धर्मों का विकास हुआ है, उनका मूल रूप से अध्ययन हम इस काल में करेंगे। और हमारे जो महाजनपद थे, महाजनपदों का अध्ययन भी इस काल में हम करेंगे। महाजनपद काल के समापन के उपरांत हमारा हो जाता है मौर्य काल। मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक इसका समय का निर्धारण किया गया है। 322 ईस्वी पूर्व हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा रोहन से जो इसके लास्ट शासक बृहद्रथ हुए थे मौर्य वंश, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुई थी, यही जो समय है मौर्य काल के दायरे में आता है। इसमें अखंड भारत की संरचना मौर्य काल में हुई। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान तक इस मौर्य साम्राज्य का आधिपत्य था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने पूरे भारत भूमि को अखंड भूमि में तब्दील कर दिया। इस प्रकार मौर्य काल के अध्ययन के बाद हम उससे आगे निकलते हैं तो मौर्यों के बाद के समय को हम लोग मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं, यानी कि मौर्यों के बाद का काल। जो मौर्यों के बाद के काल हुआ, इसमें छोटे छोटे कई राजवंश आए। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि बृहद्रथ की हत्या करने वाले शुंग वंशीय शासन आए, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। उसके अतिरिक्त भी कई वंश आए, सातवाहन वंश आए, कई लोगों को आए। लेकिन कुछ वंश जो छोटे छोटे थे, बृहद रूप से बहुत ज़्यादा सातवाहन छोड़ के और कोई ज़्यादा लोगों ने प्रभाव नहीं डाल पाया। इसी चलते इस पूरे काल को हम लोग मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं और इसमें इनका अध्ययन किया जाता है, जो मौर्योत्तर काल में आता है। मौर्योत्तर काल की समाप्ति के उपरांत
मौर्योत्तर काल की समाप्ति के उपरांत फिर हमारा जो मौर्योत्तर काल आपका चला, हमने बताया कि 185 ईस्वी पूर्व से 320 ईस्वी सन तक। अब यहाँ ध्यान देने वाला है, ईस्वी पूर्व से हम लोग ईस्वी सन में प्रवेश कर चुके हैं। मौर्योत्तर काल जो हमारा है 185 ईस्वी पूर्व से चला और 320 ईस्वी सन तक आया। उसके आगे हमारा इसी समय 280 ईस्वी में गुप्त काल की स्थापना हो चुकी थी। गुप्त वंशीय श्रीगुप्त के द्वारा 280 ईस्वी में ही स्थापना हो चुका था गुप्त वंश का। लेकिन चूंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मेन शासक हुए और उनके राज्यारोहण 319 से 320 ईस्वी सन में हुआ था, इसी चलते गुप्त काल को हम लोग 320 ईस्वी सन से 600 ईस्वी सन तक देखते हैं। और चूंकि गुप्त मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ पूरे भारत में, जो मौर्य के बाद दूसरा बड़ा साम्राज्य था स्टेब्लिश हुआ। इसी के कारण हम लोग इसको गुप्त काल के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग माना जाता है। विकास की अपनी चरम सीमाएं भारत ने छुआ इस काल को। इसी काल को हम लोग स्वर्णयुग के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में स्वर्ण काल कहा जाता है इसको। आप इस गुप्तों के काल से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जस्ट वही, जैसे मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल हुआ, उसी प्रकार गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल हुआ। क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे कई राजवंश आए। कहीं कहीं से राजपूत काल का भी नाम से जाना जाता है, चूंकि राजपूत शासक इस दौर में ज़्यादा प्रभावित थे और ये समय 600 से 1206 ईस्वी तक चला। इसमें बहुत से चंदेल वंश हुए, चाहे चौहान वंश हुए, बहुत से राजपूत शासक इस काल में हुए जो मुसलमानी आक्रमण को चुनौती दिए उस समय। इसी चलते कुछ लोग इस काल को आपको राजपूत काल भी करते हैं। लेकिन इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण जो राजा हुए एक हर्षवर्धन, जो वर्धन वंशीय राजा था। हर्षवर्धन ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उसके अतिरिक्त और दूसरे लोग बहुत ज़्यादा बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। 1206 के बाद जस्ट इसी समय जो तराइन का युद्ध इसके जस्ट पहले हुआ था 91 और 92 में। 92 में निर्णायक युद्ध हुआ जो चौहान वंशीय पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। हार होने के उपरांत उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली में की गई। और यहाँ से तुर्क, चूंकि लोग तुर्क थे तो तुर्कों का शासन 1206 से लेकर 1526 तक चला, जब तक मुगल नहीं आए। चूंकि ये सत्ता का मूल केंद्र कभी लाहौर रहा, कभी दिल्ली रहा, लेकिन मूल केंद्र ज़्यादातर दिल्ली रहा। इसी चलते इसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। लंबा अवधि है, इसका अध्ययन में समय देना पड़ेगा। और जब समाप्त हुआ आपको दिल्ली सल्तनत काल, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। उसी समय जो लोदी वंशीय अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और यहीं से मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। यानी कि 1526 दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और मुगल सल्तनत की स्थापना का काल है, जो मूल रूप से अंग्रेजों के आगमन 1757 प्लासी के युद्ध के समय तक चला। निर्णायक माना जाता है। यहाँ से अंग्रेज काल की शुरुआत हो जाती है। प्लासी के युद्ध में ही लॉर्ड क्लाइव की जीत के साथ ही अंग्रेज का स्थापना हो जाता है। मूल रूप से अंग्रेजों का आगमन था। अंग्रेजों को पूर्ण रूपेण भारत के कब्जा होने में समय लगा, लेकिन यहाँ से अंग्रेज काल का प्रारंभ हम लोग मानते हैं। आधुनिक काल का भी प्रारंभ मानते हैं। और यहाँ से 1947 तक अंग्रेज काल आप लोग जानते हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। इसी चीज़ को हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे बारी बारी से। इसके बीच अंदर काफ़ी सी चीज़ें हैं जो काफ़ी गहराई से देखने पर आपको पता चलेगा। एक काल निर्धारण हमने दिया ताकि अध्ययन में सुविधा हो, और इस सुविधा को आप बांट बांट करके अध्ययन अपना अनुसार आप उपयोगी बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। जय हिंद।